नमस्कार दोस्तों, मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो राजनीतिक विज्ञान का एक टॉपिक है, एक विषय है। और हालांकि टॉपिक हमारे कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी इस टॉपिक को देखेंगे, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी आज के इस टॉपिक को अगर हम समझें, सबसे पहले इसके नाम की ही बात करें तो एक दृष्टता, एक पहली नज़र में हमें जो टॉपिक है शॉक थेरेपी वो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। शॉक थेरेपी का अर्थ, शॉक थेरेपी का अभिप्राय भी वहीं से लिया गया है। शॉक थेरेपी का मतलब है, शॉक थेरेपी एक जो वर्ड है इसका मतलब है, जैसे कि हमने देखा होगा कई बार कि मेडिकल साइंस में कभी भी पेशेंट्स का, मरीजों का इलाज करने के लिए उन्हें शॉक दिया जाता है। ऐसा अक्सर जो है ऐसे पेशेंट्स के साथ जिनके साथ मेंटल प्रॉब्लम्स हों या ऐसी कोई दिक्कत हो, हम देखते होंगे। या फिर कोई पेशेंट जब अपनी डेडलाइन, अपने बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच जाता हो, तब हम देखते होंगे कि शॉक दिया जाता है पेशेंट्स को, ताकि उनकी हालत को, ताकि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन शॉक थेरेपी का पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में होने का एक अलग ही मतलब है। तो दोस्तों, आज के हम टॉपिक में बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में शॉक थेरेपी शब्द का। अगर हम शॉक थेरेपी शब्द को शाब्दिक अर्थों को लेकर चलते हैं तो शॉक थेरेपी शब्द का मतलब होगा आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, इलाज करना। अगर हम शॉक थेरेपी शब्द के शाब्दिक अर्थों को लें तो इसका मतलब होगा आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना। मेडिकल साइंस में भी इसका मतलब यही है, और हमारी पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में भी इसका अर्थ यही होगा इन शब्दों का। शॉक थेरेपी यानी शॉक देकर, यानी झटका देकर, यानी उसे चोट पहुंचाकर इलाज करना। तो देखिए, शॉक थेरेपी हमारा शब्द कहाँ और किस विषय से संबंधित है, इसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि, थोड़ी सी इसकी जो बैकग्राउंड है हम उसको जान लें। हम अगर राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक विषय में पढ़ सकते हैं तो वहाँ हमने जाना किसके बारे में, अपने शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध से हम लोग परिचित होंगे ही। शीत युद्ध एक ऐसा दौर, एक ऐसा घटनाक्रम कि जब विश्व की दो बड़ी ताकतें, विश्व की दो बड़ी महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, अपने आप को विश्व में महाशक्ति, अपने आप को विश्व में शक्तिशाली देश सिद्ध करने में लगे हुए थे। ये दौर था शीत युद्ध। जब लगा कि पूरा विश्व शांत है, पूरे विश्व में शांतिपूर्ण स्थितियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका और सोवियत संघ स्वयं को पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के तौर पर स्थापित करने के प्रयास कर रहे थे, कोशिशों में लगे हुए थे। यही दौर कहलाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध की लगभग समाप्ति होने को थी। शीत युद्ध अपने जो है चरम पर था, अपने अंतिम क्षणों में था। उस दौर में हुआ ये कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर अपनी जो आंतरिक कहते हैं समस्याएं हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, उनसे जूझ रहा था। और उसी दौर में, उसी क्रम में एक विचारधारा पनपती है, एक सिद्धांत पनपता है जिसको हम जानते हैं शॉक थेरेपी। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं समझता हूं कि राजनीतिक विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को, जो विश्व राजनीति पढ़ रहे हैं, उन्हें इसका जरूर ज्ञान होगा शीत युद्ध और अमेरिका सोवियत संघ के आपसी तनावों, आपसी संघर्षों के बारे में। तो बात उसी दौर की है, बात उसी समय की है कि जब शीत युद्ध का लगभग जो है अंत होने को था, शीत युद्ध अपने बिल्कुल अंतिम क्षणों में था। उसी दौर की बात है कि एक तरफ अमेरिका अपनी जो पूंजीवादी विचारधारा है उसके बलबूते पर विश्व में एक महाशक्ति के तौर पर, एक ताकतवर देश के तौर पर स्थापित होता जा रहा था, और वहीं सोवियत संघ अपने कुछ कारणों की वजह से, अपनी कह सकते हैं कि अनीतियों की वजह से अपने पतन की ओर, अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था। उसी दौर में हुआ ये कि जब सोवियत संघ जो है कहीं ना कहीं अस्थिर और कह सकते हैं कि अव्यवस्थित हो चला था, उस दौर में एक विचारधारा आती है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर समझते हैं तो देखिए, बात 1990 की है, 1990 की बात है। 1990 में हुआ ये कि अमेरिका के अगर बात करें कि अमेरिका का हस्तक्षेप तो रहा जो भी रहा, लेकिन इस समय विश्व राजनीति में एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर थी कि कहीं सोवियत संघ का, जो सोवियत संघ अगर हम जानते हैं तो सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों का, 15 देशों का एक संगठन था, एक समूह था, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। ये संगठन बहुत लंबे समय तक अमेरिका का कह सकते हैं कि मुकाबला करता रहा। इस विश्व राजनीतिक परिदृश्य में,
विश्व राजनीतिक माहौल में। और कहीं ना कहीं अब आकर 1990 तक सोवियत संघ बिल्कुल कह सकते हैं कि कमज़ोर हो चला था, बिल्कुल अपने कह सकते हैं कि बिल्कुल बुरे वक्त में आ चला था। बात 1990 की है और 1990 में क्या हुआ कि सोवियत संघ की स्थिति को सुधारने के लिए विश्व की दो बड़ी संस्थाएं हैं जिनका नाम है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। तो विश्व हमारे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की IMF और वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने एक संयुक्त अब कह सकते हैं कि परियोजना बनाई, एक संयुक्त जो है कार्यक्रम बनाया, जिस संयुक्त कार्यक्रम का नाम रखा गया शॉक थेरेपी। अब इन दोनों संस्थाओं द्वारा ये कार्यक्रम था, ये जो परियोजना थी जिसका नाम था शॉक थेरेपी, ये बनाई गई थी विशेषकर सोवियत संघ के लिए, या ये कहें कि उन देशों के लिए कि जो सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवाद की ओर यानी कि अमेरिकी विचारधारा की ओर प्रस्तावित हो रहे थे, अग्रसर होने वाले जो देश थे, मतलब साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद में आने वाले देशों के लिए ये एक जो है परियोजना बनाई गई, इसका नाम रखा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जो कहें कि दोनों जो संगठनों का, जो दोनों एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों के द्वारा एक संयुक्त परियोजना, एक संयुक्त कार्यक्रम है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी कार्यक्रम इन दोनों के द्वारा बनाया गया उन देशों के लिए जो देश सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधाराओं से अलग होकर अब पूंजीवाद की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, अग्रसर होना चाह रहे थे। अब यहाँ एक बात और ये भी है कि क्योंकि अब तक सोवियत संघ के अधिकांश देशों को यह एहसास हो चला था, उन्हें ये बात जो है कहीं ना कहीं लगने लगी थी कि उनकी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा अब उनकी आर्थिक स्थितियों को, उनके दशाओं को नियंत्रित करने लायक या उसे व्यवस्थित करने की स्थिति में अब नहीं रही है, और कहीं ना कहीं पूरे सोवियत संघ का जो रुझान है वो इधर अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा की ओर बढ़ने लगा था। तो शॉक थेरेपी कहें तो क्या एक परियोजना है, एक कार्यक्रम है, एक आर्थिक मॉडल है। शॉक थेरेपी को कहें हम ये एक आर्थिक मॉडल है जो कि ये यूएनओ की दो संस्थाओं IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा ये निर्देशित था, एक आर्थिक मॉडल है शॉक थेरेपी। चलिए तो बात करते हैं शॉक थेरेपी। 1990 की बात है और हम कहें कि शॉक थेरेपी इस परियोजना की कुछ खास विशेषताएं क्या थी, शॉक थेरेपी के दौरान करना क्या था। तो देखिए शॉक थेरेपी के दौरान जो चीज़ें करनी थी वो ये थी कि उनमें पहली महत्वपूर्ण बात ये कि शॉक थेरेपी उन देशों के लिए बनाई गई थी, या कहें कि उन गणराज्यों के लिए बनाई गई थी कि जो साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की ओर अग्रसर होना चाह रहे थे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि शॉक थेरेपी उन देशों के लिए बनाई गई थी, इसका उद्देश्य एक ये था कि शॉक थेरेपी के बाद इन देशों की आर्थिक स्थितियां पहले से कहीं बेहतर, पहले से कहीं जो है अच्छी सुदृढ़ हो जाएंगी। तीसरी बात ये थी कि जो देश, जिन देशों की आर्थिक स्थितियां साम्यवादी होने की वजह से या फिर कहें कि सोवियत संघ के सदस्य होने की वजह से कहीं ना कहीं खराब हो गई थी, चरमरा गई थी, उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार हो पाएगा, एक उद्देश्य इसका ये भी था। इन सभी उद्देश्यों के साथ और एक कह सकते हैं कि सकारात्मक एक दृष्टिकोण रखते हुए, लक्ष्य रखते हुए IMF और वर्ल्ड बैंक ने संयुक्त एक कार्यक्रम, एक योजना बनाई, एक आर्थिक मॉडल बनाया जिसका नाम था शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी को 1990 में सोवियत संघ के देशों में लागू किया गया था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कि जो शॉक थेरेपी है उसके कारण क्या थे। उसके अगर हम कारणों की बात करने लगे कि शॉक थेरेपी को लागू करने के, शॉक थेरेपी जैसे किसी मॉडल के कारण क्या थे, वजह क्या थी, तो इसे हम बात करेंगे। जो पहला कारण हम लेके चलते हैं वो है आर्थिक कारण। पहला जो कारण है वो है आर्थिक कारण। जाहिर सी बात है कि अब तक आते आते यानी कि 1990 तक आते आते सोवियत संघ की आर्थिक स्थितियां पूरी तरह से खराब हो चली थी, पूरी तरह से चरमरा चली थी। सोवियत संघ की कहीं ना कहीं आर्थिक मॉडल जो था वो पूरी तरह चरमरा गया। इसीलिए सोवियत संघ में शॉक थेरेपी जैसी किसी परियोजना, शॉक थेरेपी जैसे किसी मॉडल की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर 2 अगर हम लेकर चलते हैं शॉक थेरेपी कारणों में, तो वो है भ्रष्टाचार। उसे हम मानते हैं भ्रष्टाचार।
क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से अपने पतन की ओर थीं, अपने विनाश की ओर थीं, और ऐसे में सोवियत संघ में जो सरकारी संस्थाएं, क्योंकि सोवियत संघ की जो पूरी व्यवस्थाएं थीं वो कम्युनिस्टवादी पार्टी के नियंत्रण में थीं, उनके कंट्रोल में थीं, और ऐसी स्थितियों में सोवियत संघ में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया। इसीलिए शॉक थेरेपी के दूसरे कारण के तौर पर हम भ्रष्टाचार को मानकर चल रहे हैं। तीसरी हम अगर बात माने तो संसाधनों का दुरुपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग। संसाधनों का दुरुपयोग। तो देखिए, संसाधनों का दुरुपयोग एक बड़ा कारण है सोवियत संघ में शॉक थेरेपी जैसे किसी मॉडल, शॉक थेरेपी जैसे किसी बात को अपनाए जाने का। देखिए, क्योंकि सोवियत संघ में संसाधनों का अधिकांश जो इस्तेमाल था, अधिकांश जो उपयोग था, वो अपने देश की आर्थिक स्थितियों, अपने देश के आर्थिक जो व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय अमेरिका की होड़ करने के लिए, अमेरिका की बराबरी करने के लिए अपने सैन्य संसाधनों, अपनी सैन्य ताकतों, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर लगा गया। तो इस तरह से सोवियत संघ के में शॉक थेरेपी जैसी किसी योजना को लागू करने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा कि शॉक थेरेपी की जो है नौबत इसलिए आई कि यहाँ के संसाधनों को अधिकांश जो ज़रूरतें हैं उन पर न लगाकर जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, सैन्य अभियानों, सैन्य क्षमताओं, सैन्य जो है हथियारों को बढ़ाने पर लगा गया, एक बड़ा कारण माना गया। एक बड़ा कारण जो है शॉक थेरेपी की वजह से जो एक कारण माना जाता है वो गोर्बाचेव की नीतियां मानी जाती हैं। गोर्बाचेव की नीतियां, अगर आप इस विषय को पहले पढ़ चुके हैं या इस विषय से संबंधित कुछ पढ़ चुके हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव जो कि सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे या कहीं के अंतिम राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बने, इसके बाद हालांकि गोर्बाचेव साहब ने अपनी उनके उद्देश्य जो रहे, उनकी दो नीतियों के नाम से, उनकी दो नीतियों को हम सोवियत संघ के विघटन और इस व्यवस्थाओं को बिगड़ने में बहुत बड़ा कारक मानते हैं, बहुत बड़ी वजह मानते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव साहब की दो नीतियां थीं, सुधारों की नीति और खुले द्वार की नीति। इसे रशियन भाषा में दो शब्द हमारी राजनीतिक विज्ञान में दिए गए हैं, एक है पेरेस्ट्राइका और एक है ग्लास्नोस्ट। पेरेस्ट्राइका यानी सुधारों की नीति जो कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने अपनाई थी, उसमें उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्थाओं को, सोवियत संघ की स्थितियों को सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके दुष्परिणाम हुए, इससे उसकी स्थितियाँ और ख़राब हो गई। दूसरी जो नीति है उनकी, जिसे हम खुलेपन की नीति कहते हैं, खुले द्वार की नीति कहते हैं, जब लगा के पूरा माहौल बिगड़ चुका है, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, तो मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने घोषणा की खुले द्वार की नीति की, यानी कि जो भी गणराज्य हमारे साथ रहना चाहते हैं वो हमारे साथ रहें और जो अलग होना चाहते हैं वो अलग हो जाएं। इसी नीति का जो नाम हमारी रशियन भाषा में और पॉलिटिकल साइंस में जो आता है वो है ग्लास्नोस्ट। तो पेरेस्ट्राइका और ग्लास्नोस्ट यानी सुधारों की नीति और खुले द्वार की नीति, गोर्बाचेव साहब की दो नीतियां थीं, जिन नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं 1990 तक आते सोवियत संघ जो था वो उन हालातों में पहुंच गया, वो स्थिति में पहुंच गया जिसकी वजह से शॉक थेरेपी जैसे कोई नीति या सोवियत संघ का विघटन जैसी जो है स्थितियां सोवियत संघ में पैदा हुई। अगर बात करें यहाँ हम साम्यवाद की, एक अन्य जो कारण है साम्यवादी दल का दबदबा कहें या तानाशाही कहें। साम्यवादी दल का दबदबा या साम्यवादी दल की तानाशाही, शॉक थेरेपी जैसी कोई योजना, उसकी अर्थव्यवस्था के मॉडल को पूंजीवाद, साम्यवाद को पूरी तरह से परिवर्तित करके पूंजीवाद में लाने की जो नौबत आई, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन था और इसका दबदबा सोवियत संघ की आर्थिक स्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर बहुत ज़्यादा था। इसीलिए सोवियत संघ में ऐसी नौबत आ खड़ी हुई कि सोवियत संघ में सोवियत शॉक थेरेपी अपनानी पड़ी। फिर इसके बात करें जो अंतिम एक कारण हम मान सकते हैं शॉक थेरेपी लागू करने का या ऐसी कुछ चीज़ें करने का, वो होगा सोवियत संघ में नागरिक अधिकारों का अभाव। नागरिक अधिकारों का बहुत अधिक अभाव था, बहुत अधिक कमी थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं नागरिक अधिकार बहुत अधिक सीमित थे। नागरिक अधिकारों का अभाव, तो देखिए सोवियत संघ में नागरिकों के जो अधिकार थे, नागरिकों की जो स्वतंत्रता थी वो बहुत अधिक सीमित थी, वो बहुत लिमिटेड थी और इसीलिए सोवियत संघ में कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा था
जो 1990 या 1991 में सोवियत संघ के विघटन की जो नौबत आ खड़ी हुई, उसके पीछे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि सोवियत संघ में नागरिक अधिकार बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड थे। नागरिकों को बहुत कुछ वहाँ करने की या बहुत कुछ कहने की या बहुत कुछ शिकायतें दर्ज करने की स्वतंत्रता, आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ हम शॉक थेरेपी के कारणों को अगर लेके चलें, साथ में साथ आप ये सभी चीज़ें नोट भी करते चलें कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या समझा, क्या पढ़ा, वो आपके साथ रहे, आप उसको याद रख पाएँ। इसलिए आप इसको नोट्स के तौर पर स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं हम जो शॉक थेरेपी के अगर देखें तो हुआ ये कि शॉक थेरेपी अपनाई गई 1990 में, 1990 में। और शॉक थेरेपी के साथ ही क्या हुआ कि सोवियत संघ की स्थितियाँ, सोवियत संघ के जो जिस उद्देश्य से शॉक थेरेपी अपनाई गई थी उसके साथ क्या हुआ और इसके नतीजे क्या हुए, परिणाम क्या हुए, हम उसकी बात अब कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, शॉक थेरेपी अपनाई इस उद्देश्य से गई थी कि जो साम्यवादी सोवियत संघ है या साम्यवादी सोवियत संघ के गणराज्य हैं, उसके जो है सहायक देश हैं, उन देशों की आर्थिक स्थिति जिन हालातों में पहुंच गई है साम्यवादी होने की वजह से या फिर सोवियत संघ की गलत नीतियों की वजह से, गैर जिम्मेदाराना नीतियों की वजह से, उन हालातों को, उन स्थिति को सुधारा जाए और सोवियत संघ अपने पैरों पर खड़ा हो सके या सोवियत संघ की स्थितियाँ पहले से सुधर सकें, इस उद्देश्य के साथ, इस मकसद के साथ शॉक थेरेपी को IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने लागू किया था सोवियत संघ में। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। शॉक थेरेपी के अगर हम परिणामों पर आए, नतीजे क्या रहे। सोचा तो बहुत कुछ था, पर मतलब योजनाएं भी बहुत सारी थी, प्लानिंग भी अच्छी थी कि भाई चलिए सोवियत संघ के आर्थिक जो स्थितियां हैं उनका सुधार हो, उनमें जो है उनकी स्थितियां सुधरें। लेकिन परिणाम क्या रहे, नतीजे क्या रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके परिणाम विपरीत रहे। अगर पहली बात एक दृष्टता, अगर एक शब्द में हम कह दें कि शॉक थेरेपी के जो नतीजे थे, शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे, वो उनकी उम्मीदों से, वो उनकी आशाओं से, अभिलाषाओं से बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उलट चले गए। हुआ ये कि शॉक थेरेपी की वजह से, क्योंकि देखिए हुआ ये कि शॉक थेरेपी को लागू करने से पहले सोवियत संघ की विचारधारा, सोवियत संघ की व्यवस्थाएं, सोवियत संघ का आर्थिक तंत्र पूरी तरह से साम्यवादी विचारधारा पर निर्भर था। अगर कुछ लोगों को इसमें ही संदेह हो कि जो साम्यवाद है वो क्या है और पूंजीवाद क्या है, तो साम्यवाद, अगर मैं एक वाक्य में कह दूं, अगर एक बात में इसको समझा दूं कि साम्यवाद क्या होता है, तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां देश के सभी संसाधनों पर, देश की सभी चीज़ों पर केंद्र यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है और उन संसाधनों को देश के सभी लोगों में बराबर बराबर कहें कि संतुलित तौर पर बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। अगर हमें समझना हो कि साम्यवाद किस तरह की व्यवस्था है, तो आप कल्पना करें कि भारत में सभी संसाधन, सभी रिसोर्सेज, सभी चीज़ें अगर सरकार के कंट्रोल में आ जाएं और सरकार उन चीज़ों को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दे, बराबर विभाजित कर दे, तो इसे हम साम्यवाद कहेंगे। ये व्यवस्थाएं सोवियत संघ में थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ जो था वो अपने देश में कहीं ना कहीं जूझ रहा था, अपनी व्यवस्थाओं से जूझ रहा था। इसके विपरीत जो एक विचारधारा है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब ये कि जहां पर कुछ भी सरकार के नियंत्रण में ना हो, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो, सब कुछ निजी उद्योगों, निजी फर्मों, निजी कारखानों के हाथों में हो, तो ऐसी व्यवस्थाएं पूंजीवाद कहलाती हैं। अब हुआ ये कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ना, यानी जो देश साम्यवादी थे यानी सोवियत संघ का हिस्सा थे, सोवियत संघ के सदस्य थे, गणराज्य सदस्य थे, उनको साम्यवाद से निकालकर पूंजीवाद की स्थिति में लाना था, क्योंकि साम्यवादी होने के नाते इन देशों की स्थितियां, इन देशों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। यही शॉक थेरेपी था। अब शॉक थेरेपी बनाया तो इसलिए गया था ये मॉडल, आर्थिक मॉडल, कि ऐसा करने से सोवियत संघ के सदस्य देशों, गणराज्यों की स्थितियां सुधरेंगी, हालात सुधरेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत, उलट। हुआ ये कि शॉक थेरेपी को, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी देश की व्यवस्था, किसी देश का तंत्र जिस तरह की तरीकों से, जिस तरह की कह सकते हैं कि स्थितियों से गुजर कर आया, उसे उस चीज़ की लत है, उसे उस चीज़ की आदत है। और किसी की भी लत को छुड़ाना एक संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा करना बहुत जल्दी, बहुत ही अचानक से ऐसा कर देना उस देश की स्थितियों को, उस देश के हालातों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर रख देगा। हालात तो सोवियत संघ के खराब थे। अब शॉक थेरेपी इसलिए अपनाया गया कि सोवियत संघ के हालात सुधरें, उनकी स्थितियां सुधरें, साम्यवाद से पूंजीवाद में आ जाएं। लेकिन इसके परिणाम जो थे क्या हुए, बिल्कुल विपरीत थे। अगर मैं एक बार में कहूँ या आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना हो कि सोवियत संघ के जो परिणाम थे वो विपरीत रहे। विपरीत मतलब नेगेटिव रहे। जो उम्मीदें थीं बिल्कुल उसके उलट चले गए।
विपरीत परिणाम रहे। तो देखिए पहले चीजें हुई कि शॉक थेरेपी की वजह से जो सोवियत संघ था या जो जितने भी साम्यवादी गणराज्य थे सोवियत संघ के सदस्य, इनकी अर्थव्यवस्था पहले से भी ज्यादा चरमरा गई। उन देशों की अर्थव्यवस्था पहले से भी ज्यादा चरमरा गई इन द सेंस कि भाई जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी तरह से और बर्बाद हो गई। जो हालात पहले थे उनसे भी बद से बदतर हालातों में इन देशों की स्थितियां पहुंच गई, आर्थिक स्थितियां पहुंच गई। तो पहला परिणाम हम इसी रूप में देखते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था पहले से भी चरमरा गई। सोवियत संघ की जो एक संयुक्त मुद्रा थी रूबल, जो संघ की मुद्रा थी रूबल की कीमतों में, रूबल की में और अधिक गिरावट आई। रूबल जो कि सोवियत संघ की मुद्रा थी, औपचारिक मुद्रा थी, रूबल की कीमतों में और ज्यादा गिरावट आई। जैसे हम आजकल सुन रहे हैं कि भारत के रुपए में गिरावट आई है। एक तरफ हमारी वित्त मंत्री जी कहती हैं कि रुपए में गिरावट नहीं आई है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो वो एक अपने विचार है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो इसकी संयुक्त मुद्रा थी सोवियत संघ की, उसकी मुद्रा रूबल में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। हुआ ये कि क्योंकि सोवियत संघ के में शॉक थेरेपी अपनाने के परिणाम स्वरूप जितने भी उद्योग, कारखाने, जितने भी मतलब कह सकते हैं कि फैक्ट्रियाँ थी जो अभी तक केंद्र यानी सरकार के नियंत्रण में थी, सरकार के हाथों में थी, उसको क्या किया गया था, निजीकरण करने के लिए उन्हें लोगों के हाथों में सौंपा गया था। लोगों को अधिकार पत्र दिए गए थे, जारी किए गए थे और लोगों को, निजी उद्योगों को उन्हें सौंपा गया था। हुआ ये कि इसकी वजह से, मतलब शॉक थेरेपी की वजह से करीब 90% कितने 90% जो उद्योग थे, उद्योग कारखाने थे, इन्हें नौने पौने दाम पर, उल्टे सीधे रेट पर जो है बेचा गया। 90% जो है उद्योग बेचे गए और इसे एक शब्द यहां दिया जाता है विश्व को, मतलब जब 90% उद्योग, 90% कारखाने सोवियत संघ में या सोवियत संघ गणराज्य देशों में नौने पौने दाम पर बेचे, तो इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। गैराज सेल, गैराज यानी उद्योग कारखाने, तो गैराज सेल के नाम जाना जाता है। एक जो परिणाम इसमें यह रहा कि जिन देशों ने साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद का रास्ता अपनाया, उन देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। रूबल, इसकी जो संयुक्त मुद्रा थी, उसमें बहुत अधिक गिरावट आई। 90% उद्योग, 90% उद्योग थे वो अब जो है क्योंकि निजी हाथों में सौंपे गए थे, तो उनको जो है नौने पौने दामों पर, उल्टे सीधे दामों पर जो है बेचा गया और इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। हुआ ये कि इसके जो सदस्य देश थे, जो बहुत सारे सदस्य देश थे, इनमें गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध शुरू हुआ। परिणामों के तौर पर हम देखें तो कुछ चीज़ें ये भी हुई कि बहुत सारे जो देश थे, असंतोष, अशांति एक ऐसी चीज़ है कि जो देशों के देश को जो है गृह युद्ध की आग में झोंक देती है। तो बहुत सारे सदस्य देशों में गृह युद्ध भी हुआ ये भी कि सोवियत संघ में शॉक थेरेपी अपनाने की वजह से कुछ देशों का विभाजन भी हुआ, कुछ गणराज्यों का विभाजन भी हुआ। बहुत सारे गणराज्य टूटकर अलग देशों का निर्माण हुआ। तो ये शॉक थेरेपी के हम परिणामों के तौर पर देख रहे हैं, शॉक थेरेपी के नतीजों के तौर पर देख रहे हैं। फिर से एक बार अगर पूरे हम टॉपिक को अपने कंक्लूड करें, टॉपिक है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी विश्व राजनीति की एक घटना है। हालांकि शब्द हमें मेडिकल साइंस का लगेगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में ये विषय एक महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ 12वीं क्लास बल्कि किसी भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर जब आप लघुत्तर लिखते हैं, जब बड़े आंसर्स लिखते हैं, तो वहाँ पर शॉक थेरेपी को देखेंगे। या जब आप सोवियत संघ की या विश्व की में सोवियत संघ के विघटन की बात करते हैं, तो वहाँ भी आप शॉक थेरेपी को एक पॉइंट्स के तौर पर, एक टॉपिक के तौर पर लिख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम शॉक थेरेपी पर चर्चा कर रहे थे, इस पर विचार विमर्श कर रहे थे। अपनी अगली वीडियो में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, किसी अन्य टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।